दोस्तों, इंडियन हेल्थ कंसल्टेंट से कुलदीप चौधरी का नमस्कार। एक और वीडियो लेकर के हम हाजिर हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि हेल्थ केयर के डिफरेंट चैलेंजेस के ऊपर वो वीडियोस बनाए गए हैं। किस तरह से जो डिजिटल भस्मासुर हैं वो हेल्थ केयर को बर्बादी के कगार पे ले जाने के लिए आतुर हो रखे हैं। आज का जो वीडियो है ये एक और बहुत बड़ा खतरा जो हेल्थ केयर के सामने आने वाला है, जो अभी आया नहीं है, पर 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे किस तरीके से हेल्थ केयर की चारों तरफ से घेराबंदी की जा चुकी होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो डॉक्टरों के हालात 10 साल में होने वाले हैं वो वैसे ही बदतर हालात होंगे जो आज भारतीय किसान के हैं। आपने देखा होगा 13 महीने तक धूप, गर्मी, बरसात में किसान सड़कों पे पड़े रहे और हम में से भी अधिकतर लोग उन्हें नकार रहे थे। हम उनके खिलाफ थे, क्योंकि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमने डिप्लोमा लिया है या कई लोगों ने तो उसमें डिग्री भी ले रखी है, उसने हमें बता रखा था कि अगर किसानों की जो मांग है वो मान ली गई तो देश की इकॉनमी तबाह हो जाएगी। क्या थी मांग किसानों की? वो तो सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि हम जो फसल उपजा रहे हैं उसमें जितना हमारा खर्चा लगता है, हमें तो फसल का वो दाम भी नहीं मिल रहा कि हमारा खर्चा पूरा हो जाए, तो हम अपना घर बार कैसे चलाएंगे। तो किसानों की ये हालत आखिर हुई क्यों? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जब देश आज़ाद हुआ तो किसानों की स्थिति बहुत बदहाल थी। बहुत ज़मीनों पर उपजाऊपना था नहीं, पानी की सप्लाई नहीं होती थी, इरिगेशन के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। ऊपर से अंग्रेज़ी हुकूमत ज़मींदारों के थ्रू लगान वसूलती थी। लगान फिल्म तो आपने देखी ही होगी, किस तरीके से लगान वसूला जाता था गरीब किसानों से, और उनके पास में बेयर मिनिमम सर्वाइवल जैसी स्थिति थी। जब अचानक 1947 में देश को आज़ादी मिली तो किसान खुश हो गए, ज़मींदार भी खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा हम इतनी बड़ी ज़मीन के मालिक हो गए हैं और अब तो हमें लगान ब्रिटिशर्स को नहीं देना, तो जो भी किसान हमें दे देगा उतने से ही हमारे तो घर भर जाएंगे। 1970s के आसपास इंदिरा गांधी भारत की जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया। पूरे देश के किसान जो हैं गदगद हो गए, क्योंकि मजदूर थे वो पहले खेतिहर मजदूरों से, अब वो किसान जो है ज़मीन के मालिकाना हक उनको मिल गया। उसी दौरान आपका ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ इंप्रूव की गई, मंडियां स्थापित की गई। किसानों के हालात काफ़ी तेज़ी से सुधरने लगे, इतने सुधर गए कि बहुत सारे किसानों के बच्चे तो बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ने लगे, अन्य किसानों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने लगे। वो तो बेचारे गरीब अनपढ़ किसान थे जिन्हें बड़े बड़े व्यापारियों के ये खेल कभी समझ में नहीं आते थे। वो लग गए गधों की तरह मेहनत करने, 15-15, 16-16 घंटे की। अगले 20-30 साल हम ऐसी मेहनत करेंगे तो हमारी स्थितियां सुधर जाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि सरकारें, जो कि एक तरह से इन बिग बिजनेसेस की पिट्ठू ही होती हैं, उन्हीं के पैसों से वो चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हीं के लिए काम करते हैं। वो किस तरीके से धीरे धीरे आपकी जो इनपुट कॉस्ट है उसको बढ़ाते चले जाएंगे, आपके ऊपर कर्ज का बोझ डालते चले जाएंगे, बैंकों की ब्याज दर उनके हाथ में होती है उसको वो बढ़ाते चले जाएंगे, और आपकी जो प्रोड्यूस है, जो आप फसल पैदा करते हैं, उसके प्राइस को वो कंट्रोल कर लेंगे। तो धीरे धीरे सेल माइनस कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो घटाते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसी स्थिति में आपको ले आएंगे कि आप जिस बिजनेस में हैं, आप जिस प्रोफेशन में हैं, वो अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा। उस दिन वो उठा करके आपका बिजनेस इन बड़े व्यापारियों को तोहफे के तौर पे दे देंगे। किसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने बैंकों से लोन ले लेके ट्रैक्टर, ये वो सारी चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी। जो एमएसपी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, एमएसपी सरकार के हाथ में होती थी कि वो उसे कितनी बढ़ाए। महंगाई और जो इनपुट कॉस्ट है वो 10% बढ़ती थी, एमएसपी 3 साल में जाके 5% बढ़ती थी। धीरे धीरे किसानों ने छोटे मोटे आंदोलन किए, पर वो इस खेल को समझ नहीं पाए, और आखिरकार वो स्टेज आ गई जब खेती को अनप्रॉफिटेबल करने के बाद अब बिग बिजनेस की नज़र थी किसानों की ज़मीनों पे, और तब लाए गए जिनको हम फार्मर्स बिल कह लो या लैंड बिल कह लो, और किसानों को लगा कि अब तो सब कुछ लुट जाएगा, हमारे हाथ से हमारी ज़मीनें भी चली जाएंगी और हम फिर वही 1947 वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे जबकि हम खेतीहर मजदूर हुआ करते थे। तो जो इतने छोटे छोटे किसान देश भर के थे वो सारे इकट्ठे हो गए, सारे एकत्रित हो गए,
क्योंकि जब अस्तित्व पे खतरा आता है तो सारे डिफरेंसेस इंसान भूल जाता है। और उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, 13 महीने सर्दी गर्मी बरसात में वो पड़े रहे, उन्हें क्या क्या नहीं बुलाया गया, आतंकवादी, सब तरह के नाम उन्हें दिए गए। सरकार ने अपने दमन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पर वो मजबूत लोग थे। और जब अस्तित्व पे खतरा आता है तो कमज़ोर लोग भी मजबूत हो जाते हैं। यूक्रेन को ही देख लीजिए, भिड़ा पड़ा है रशिया से पर हार नहीं मान रहा। आखिरकार किसानों की जीत हुई, जिसको वो अपनी जीत समझ रहे हैं। ये तो एक छोटा सा युद्ध था। बिग बिजनेस कभी नहीं हारता। बिग बिजनेस से लड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखते हैं किसान अपनी इस लड़ाई में कहाँ तक कामयाब होते हैं, कितने आंदोलन उन्हें करने पड़ेंगे अपने को बचाने के लिए। ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल तो न उनकी कोई मांग मानी गई, न एमएसपी को कानून बनाया गया। आज भी उनका जो बिजनेस है वो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हेल्थ केयर की स्थिति कुछ ऐसी ही है। अभी हमारी स्थिति किसानों जितनी बदतर नहीं हुई है, पर 10 साल में ये भी हो जाएगी। मैं आपको सिमिलैरिटीज बता देता हूं। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ हेल्थ केयर भी ना के बराबर थी। इनफैक्ट एलोपैथिक हेल्थ केयर ना के बराबर थी। तो सरकार ने एनकरेज किया, जो ब्राइटेस्ट लोग थे समाज में, जो मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, कि आप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए, डॉक्टर बनिए। जब वो डॉक्टर बन के बाहर आए तो उन्हें एनकरेज किया गया कि आप सरकारी अस्पताल ज्वाइन कर लीजिए या आप अपनी क्लिनिक डाल लीजिए। कोई कायदा कानून नहीं लागू होता था। आपका मन करे तो आप अपने घर से क्लिनिक खोल लीजिए, नर्सिंग होम बना लीजिए। जो प्राइस आपको पेशेंट से लेना है आप लीजिए, जितना दे सकता है। गरीब आदमी नहीं दे सकता तो मुफ्त में इलाज कर दीजिए। ये सब चीज़ें डॉक्टरों के हाथ में थी और वो भी खूब अच्छे से फले फूले। धीरे धीरे उन्होंने भी किसानों की तरह अपनी सुविधाओं को सुधारने के लिए, बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए, बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाने लग गए, बैंकों से कर्ज लेने लग गए। धीरे धीरे इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली गई। ये सब चलता रहा सन 2000 तक। जैसे 21वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तो अब जो सरकार इन बिग बिजनेसेस के लिए काम करती है वो CGHS को इंट्रोड्यूस करती है। एक ऐसी स्कीम जिसमें डॉक्टरों से कहा गया कि आप मरीज देखिए 50 रुपए में, आप ऑपरेशन कीजिए 5000 रुपए में। शुरू में तो डॉक्टर हंसा करते थे इसको देख करके, लेकिन फिर वही हुआ, कुछ डॉक्टरों ने इसको लेना शुरू कर दिया। सोचा जितने मरीज हम देख रहे हैं वो तो ठीक है, इसके मुकाबले थोड़े से एक्स्ट्रा मरीज देख लेंगे, उनमें कम कमाई हो जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि ये तो एक ट्रैप है जिसमें तुम फंसते चले जाओगे। और वही हुआ। धीरे धीरे CGHS के बाद में ECHS, उसके बाद ESI, फिर जितनी भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी जो पहले अस्पतालों को इंडिपेंडेंट रेट्स दिया करती थी, उन्होंने भी फिर CGHS की रेट पे करना शुरू किया। फिर NABH लाया गया और बोला गया कि जो NABH नहीं होंगे उनको CGHS से भी 10% नीचे मिलेगा। अस्पतालों ने उसको भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद आयुष्मान आता है जिसमें CGHS की रेट से भी आधी कर दी जाती हैं रेटें। एक के बाद एक आपका जो प्राइस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे एंड पे हर चीज़ की प्राइस सरकार बढ़ाती जा रही है। देश में इन्फ्लेशन 6 से 8% वैसे ही है। सरकारी इन्फ्लेशन तो इससे भी बड़ा है। सन 2002 में जब आप PNDT का रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे तो आपको 5 साल के रजिस्ट्रेशन के 3000 रुपये देने पड़ते थे, जो आज की डेट में 25,000 रुपये हैं। PNDT का रजिस्ट्रेशन करा के आप अल्ट्रासाउंड करते थे, उस समय अल्ट्रासाउंड का रेट 500-600 रुपये होता था, तो क्या आज 5000 रुपये हो गया? कतई नहीं। क्योंकि आपके प्राइस को सरकार पकड़ के बैठी है, उसे नहीं बढ़ाने देगी और आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। आपको हर साल अपने स्टाफ को सैलरीज बेटर देनी है। आपकी GST इंट्रोड्यूस हो गया, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं। उन लोगों पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हर साल वो अपना प्राइस बढ़ा देते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां हर साल अपना प्रीमियम बढ़ा देती हैं। पिछले साल ICICI लोम्बार्ड ने अपना प्रीमियम 19% बढ़ाया। बताइए जरा, किस अस्पताल को जो ICICI लोम्बार्ड ने रेट्स दे रखे हैं उसमें 19% का इजाफा एक साल में हुआ है? 10-10 साल में कोई इजाफा नहीं होता है। धीरे धीरे हेल्थ केयर को इस स्थिति में ला दिया गया है कि आज हेल्थ केयर जिंदा है सिर्फ कैश पेशेंट्स पे और इंश्योरेंस पेशेंट्स पे। अब हम आते हैं 6 महीने में वो ऐसा कौन सा खतरा आने वाला है जिससे हेल्थ केयर पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। हाल ही में सभी इंश्योरेंस कंपनीज ने अनाउंस किया है कि 6 महीने से 1 साल में
वो एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं। ये यूनिफाइड पोर्टल क्या होगा? इस यूनिफाइड पोर्टल का एक ही मकसद है कि अभी जो अलग अलग अस्पतालों को अलग अलग रेट्स दिए गए हैं उन सबको यूनिफाई कर दिया जाएगा, उन सबको आयुष्मान की रेट पर लाया जाएगा। उसके बाद कोई मर्जी कंपनी का इंश्योरेंस आदमी के पास है, वो आपके अस्पताल में आएगा, आप उसका इलाज करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको आयुष्मान रेट पर पेमेंट कर देगी। अब रह गए आपके पास में आपके कैश पेशेंट। हाल ही में आपने देखा राजस्थान में क्या हुआ। आयुष्मान ने ऑलरेडी 50 करोड़ लोगों को अपने हद में ले लिया है। एक ऑर्डर आएगा कि देश का हर नागरिक को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, भूल जाइए कैश पेशेंट उसके बाद से। ये स्थिति एक दिन में नहीं आती, किसी भी बिजनेस में ये स्थिति एक दिन में नहीं आती है। ये सब धीरे धीरे किया जाता है और बिग बिजनेस का यही मोडस ऑपरेंडी है जो कोई भारत में अनूठा हो ऐसा नहीं है, दुनिया के हर देश में वो ऐसा ही करते हैं। सवाल तो उठता है कि बिग बिजनेस वर्सेस मासेस की इस लड़ाई को हम लड़ेंगे कैसे। ये वीडियो हम 2 पार्ट में बना रहे हैं। इस पहले पार्ट में हम दिखाएंगे कि खतरा क्या है ताकि आप खतरे को समझ जाएं, और इसका दूसरा पार्ट शीघ्र ही आएगा जिसमें आएगा कि आखिर ये लड़ाई लड़ी कैसे जा सकती है। बहुत ही मुश्किल लड़ाई है। दुनिया में बहुत कम एग्जाम्पल होंगे जहां बिग बिजनेस के सामने कोई जीत पाया है, पर बहुत कम एग्जाम्पल होंगे जब यूक्रेन जैसा छोटा देश 1 साल के बाद भी रूस जैसी महाशक्ति से भिड़ा हुआ है। तो लड़ते हुए मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे, और हथियार डाल देंगे तो नियाजी कहलाएंगे। बिग बिजनेस के मोडस ऑपरेंडी की बात करते हैं कि ये लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। पहले डॉक्टर्स को एनकरेज किया गया कि वो अस्पताल बनाएं, नर्सिंग होम बनाएं। धीरे धीरे अस्पताल बनते गए, पहले 20 बेड, 50 बेड, 100 बेड, फिर धीरे धीरे 250 बेड। देश में 1980s में पहला कॉरपोरेट ग्रुप अपोलो हॉस्पिटल आया। डॉक्टर प्रताप रेड्डी ने अपनी मेहनत से कुछ अपोलो हॉस्पिटल खड़े किए। उसके बाद एक्सपेंशन के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट आती है, वो लिस्टिंग पे जाते हैं और फिर धीरे धीरे बिग बिजनेस उनको हड़पता चला जाता है। फोर्टिस हॉस्पिटल आया, उसने अपने कुछ अस्पताल बनाए, उसके बाद उसने एस्कॉर्ट्स ग्रुप के अस्पतालों को खरीदा, उसके बाद उनको कुछ कैपिटल मिली तो उन्होंने बेंगलोर बेस्ड वॉकहार्ट हॉस्पिटल को खरीद लिया, और हाल ही में अब एक झटके में फोर्टिस ग्रुप के 42 अस्पतालों को मलेशिया बेस्ड IHH ने खरीद लिया। इसी तरीके से मणिपाल हॉस्पिटल है, उसने कलकत्ता के आमरी ग्रुप को खरीदा, उसके बाद में उसने ग्रुप के अस्पतालों को खरीदा, और अब सिंगापुर के टेनेमेस्क ने मणिपाल को ही खरीद डाला है। तो जो मैक्स हेल्थ केयर जो मिस्टर अनलजीत सिंह ने स्थापित किया था वो भी इन बिग बिजनेस के हाथों में जा चुका है। अब बचते हैं आपके मेदांता, अपोलो, ये ऑलरेडी लिस्टेड हैं और धीरे धीरे इनके शेयर्स भी, आज मेदांता ग्रुप के अंदर डॉक्टर नरेश त्रेहान का शेयर 33% रह गया है। तो शीघ्र ही 1 साल में इंडिया का जो टॉप 20% हॉस्पिटल बेड्स हैं वो इन बिग बिजनेस के हाथों में होंगे। अब असली खेल शुरू होगा। ये जो यूनिफाइड पोर्टल नाम की चीज है, ये इन बिग बिजनेस के अस्पतालों को वो रेट्स देंगे जिससे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, और जो सिंगल हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर ओन्ड हॉस्पिटल है, चाहे आपका 500 बेड का अस्पताल हो किसी शहर, वाराणसी में हो, पटना में हो, तो आपको ऐसे रेट्स दिए जाएंगे आयुष्मान वाले जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि आपके अस्पताल में जो डॉक्टर आज 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक की महीने की इनकम कर लेते हैं, उनकी इनकम हिट होगी, आपके पैरामेडिकल स्टाफ की इनकम होगी, आपके नर्सिंग स्टाफ की इनकम होगी। एक इंटरेस्टिंग बात, कल परसों में एक न्यूरो सर्जन है जो कि डायरेक्टर एंड चीफ हैं किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दिल्ली में, उनसे बात कर रहा था तो मुझे कह रहे थे कि यार 20 लाख रुपए के करीब महीने की इनकम है और मेरा टारगेट है कि मैं अगले 5 साल में 40 लाख पे पहुंच जाऊं, तो ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा 40 लाख तो पता नहीं, पर 2 लाख पे पहुंचोगे ये निश्चित है, क्योंकि जब सारा ही बिजनेस कॉर्पोरेट अस्पतालों के हाथ में होगा तो आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं बचेगा कि आप कॉर्पोरेट अस्पतालों को छोड़ करके और नर्सिंग होम या स्मॉलर हॉस्पिटल्स की तरफ रुख कर सको, क्योंकि उन्हें तो ऑलरेडी बर्बाद कर दिया जाएगा। अब इन्हें बर्बाद कैसे करेंगे? सबसे पहले प्राइस कंट्रोल करके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को लॉस में बदल देंगे। जब आप लॉस में चले जाएंगे तो अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो वो लोन NPA हो जाएगा
और उसके बाद आपका अस्पताल सेल पर आ जाएगा, और जो अस्पताल 20 करोड़ 25 करोड़ की मार्केट में वैल्यू रखता था वो 3 से 4 करोड़ में इन बिग बिजनेसेस के हाथों में बिकेगा। और ये रातों रात इनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। ये एक झटके में चाहें तो आज ही देश के पूरे 8-10 हज़ार नर्सिंग होम्स हॉस्पिटल्स जो है उनको खरीद सकते हैं, पर इन्हें पता है कि उन्हें खरीदने के लिए आज इन्हें करीब 3 लाख करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। ये चाहते हैं वो सारी चीज इन्हें 1 लाख करोड़ में मिल जाए, और इस यूनिफाइड पोर्टल और ये सरकार की दूसरी जो सारी स्कीम्स हैं इनके तहत अगले 1-2 साल में ये चीज होनी निश्चित है। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, हथियार तो डाले नहीं जा सकते हैं। लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी ये सेकंड वीडियो में, क्योंकि लंबे वीडियो देखने की इस ज़माने में जब 1 मिनट से कम जो आपके शॉर्ट्स हैं उनका ज़माना है, तो इतने लंबे वीडियो देखने की लोगों की आदत है नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारा पिछला वीडियो 25 मिनट का था और करीब करीब 80% लोगों ने 25 मिनट तक का वीडियो देखा। दिस हैज एनकरेज्ड अस टू मेक मोर सच वीडियोस, क्योंकि बात तो पूरी ही कहनी पड़ेगी ना। तो अगर आप ऐसे वीडियोस पे और इसी वीडियो का जो सेकंड सीक्वल आना है उस पे मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इंडियन हेल्थ कंसल्टेंट्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो का टाइटल हमने दिया है कि चिंता मत कीजिए, डॉक्टरों के हाथ में कटोरा तो नहीं होगा। उसका मकसद ये है कि आज देश में 80 करोड़ लोग सरकार के द्वारा दिए गए मुफ्त भोजन पर निर्भर हैं। उनकी आमदनी खत्म कर दी गई है, उनके रोजगार खत्म कर दिए गए हैं, पर उनको मुफ्त अनाज मिल रहा है, इसलिए वो मस्ती से बैठे हैं। तो डॉक्टरों को भी, नर्सेस को भी, पैरामेडिक्स को भी सरकार मरने नहीं देगी, भीख मांगने नहीं देगी, उन्हें भी इस कैटेगरी में शामिल कर लेगी।